लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, ये बताइए कि हजरत बल, उसके बाद बैराज मलिक, उसके बाद फ्रूट ग्रोवर्स, सैलाब, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे सियासत और सियासी अटकलियाँ और ब्लेम गेम चल रहा है दोनों तरफ से, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो। क्या कहना चाहेंगे? 4 इंसिडेंट्स आपने बताया। आपने हजरत बल का इंसिडेंट बताया, आपने एक एमएलए का अरेस्ट बताया, उसके बाद आपने फ्रूट ग्रोवर का बताया, आपने सैलाब का बताया और सियासत के बारे में आप पूछ रहे हैं सवाल। मैं एक सियासतदान हूं, मैं एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी रखता हूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं और मेरा फ़र्ज़ है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही जवाब देना। जिस प्रकार से इन चारों इंसिडेंट्स की सीरीज़ को आप बता रहे हैं, सबसे पहले मैं जो नेशनल एम्बलम पे वहाँ पर अटैक हुआ उसका मैं कंडम करता हूँ और जिन लोगों ने नेशनल एम्बलम पर अटैक किया है उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए और हमें उम्मीद है कि एलजी महोदय की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वो सबक सिखाएगी जिन्होंने भारत के अशोक स्तंभ पे अटैक किया है। ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ठीक है, आपको पसंद है नहीं है वो सेपरेट है, उसके लिए आप इंक्वायरी करें, जो कुछ करना है करिए, लेकिन आप नेशनल एम्बलम को डिसरिस्पेक्ट करेंगे ये कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट पे आके एक पिक्चर बनाना चाहती है, ये गलत था जी, ये वो था जी, वैसा था जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुझे लगता है कि ये सारा किया कराया था। उनके एमएलए आज जिस प्रकार से फ्रंट पे आके उन मिसक्रेंट्स को बचाना चाहते हैं, ये कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में ही ये कॉन्स्पायरेसी तैयार हुई है। खैर, कानून इस पे काम करेगा और सख्ती से करेगा ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए जो नेशनल एम्बलम को डिसरिस्पेक्ट करे। जहाँ तक बात आती है एक एमएलए को अरेस्ट करने की, वो मैं प्योरली एक कानूनी इशू मानता हूँ। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है कि नहीं सैलाब आया है तो अरेस्ट हुआ है जी, तो वो बाहर निकलेगा तो सैलाब ठीक हो जाएगा, पानी आ जाएगा, बिजली आएगी। ये प्योरली कानूनी मुद्दा है और मैं क्यों उसमें पढ़ूँ। एक व्यक्ति ने जो बोया वो काटेगा और उसके लिए कानून है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, तो वो देखे, उसमें कोर्ट है, उसमें थाने हैं। हैबिचुअल लैंग्वेज को एक तरफ छोड़ के आप भी तो चीखते चिल्लाते हैं असेंबली में, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, तो उस पे लोग बोल रहे हैं कि वो आम लोगों की बात कर रहे थे। नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पीएसए जो होता है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, पीएसए लैंग्वेज पे नहीं लगता है। पीएसए के लिए लंबी एक श्रृंखला होती है एफआईआर्स की, तो थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहिए आपको लोगों को। आप सिर्फ लोगों की बात करेंगे तो वो मिस इन्फॉर्म्ड रहेंगे। उन्हें बोलिए पीएसए एक एफआईआर पे नहीं लगता है, 2 पे भी नहीं लगता है, मोर देन 5 एफआईआर्स, और वो ओवरनाइट नहीं लगते हैं एफआईआर। कोई मुझे आज एफआईआर लगा, 6 महीने बाद लगा, 4 महीने बाद लगा, फिर कंटेंट देखा जाता है, उसका मैटर देखा जाता है, उसकी सीरियसनेस देखी जाती है, डोजियर बनता है, डोजियर के बाद पीएसए लगता है। और लोगों ने बोला जी लैंग्वेज पे पीएसए लगा, तो मैंने भी बोल दिया, लोग बोल रहे हैं पीएसए लगा। मेरा फ़र्ज़ है मैं सच्चाई बताऊं कि एक एफआईआर पे पीएसए नहीं लगता है, वहाँ पे कम से कम 10 से 15 और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है 18 एफआईआर है, वो 5-7 सालों के हैं, उस पर सीरियसनेस देखी गई होगी। और जो ऑफिसर इस चीज़ को देख रहे हैं वो क्या नाअहल हैं क्या, उनने देखा होगा। अगर वो गलत है, कोर्ट है हमारे पास, कोर्ट पे तो यकीन है। तो एक मैटर, छोटा मैटर है, एक व्यक्ति का कानून के साथ जो निपट रहा है, उसे इस वक्त इस बाढ़ के इस टाइम में हमें ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। सैलाब का जहाँ तक बात आपने सैलाब की, काफ़ी तबाही हो गई। बदकिस्मती है कि इस बार ऊपर वाले ने भी मतलब हम उसकी मार झेल रहे हैं और जिस प्रकार से सैलाब ने तबाही मचाई है, स्ट्रक्चर का लॉस हुआ, घर का लॉस हुआ, एग्रीकल्चर लैंड तबाह हुई, हॉर्टिकल्चर लैंड तबाह हुई, लाइव स्टॉक तबाह हुआ। इस सब के लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार काफ़ी चिंतित है। आपने देखा होगा भारत के रक्षा मंत्री भी दौरे पे आए, भारत के गृह मंत्री आए, हाई लेवल कमेटी, हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पे दौरा कर रहा है, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी जेएंड के उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सुनील जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये भी है कि चूंकि आप अपोजिशन में हैं, आपको शायद ये मालूम होना चाहिए कि हमारी एसडीआरएफ की सिर्फ 2 बैटालियंस हैं, हम लोग फुली प्रिपेयर नहीं हैं। रिसेंटली जब श्री अमरनाथ जी की यात्रा हुई तो उसमें भी हमने एनडीआरएफ टीम को दिल्ली से बुलाया, तो क्या आपको लगता है कि हमें प्रिपेयर होना चाहिए और अपोजिशन भी इस मामले को उठा सकती है? बहुत अच्छी बात, देखिए बहुत अच्छी बात है, एनडीआरएफ कोई बाहर से तो नहीं है ना, भारत की है और ये भी यूनियन टेरिटरी है, इनडायरेक्टली
डायरेक्टली तो जो यहाँ पे भी हमें फुली इक्विप्ड होने चाहिए। तो करना चाहिए था आज तक। ये तो इस दौर में हुआ, एलजी के दौर में 2 बटालियंस बनी। आप पूछिए जरा उमर अब्दुल्ला साहब को, क्यों नहीं आज तक आपने कोई डिजास्टर फोर्स बनाई है? उसके लिए क्यों नहीं आपने बजट किया? करना चाहिए था ना। आप भी तो सरकार में थे। मैं कब रहा सरकार? बीजेपी पीडीपी के साथ। हाँ हाँ, ये बात बताइए। वो 2-2.5 साल का अगर आप कंपेयर करते हो 70 सालों से, फिर आपकी भूल है सर। आप 2.5 साल को एक अलायंस पार्टनर मान के आप कहोगे कि 70 साल का कंपैरिजन, आप उनका जो नाकामियाँ है वो हमारे सर डालोगे, वो गलत है। जहाँ तक बात है एनडीआरएफ की, एनडीआरएफ हमारी अपनी फोर्स से आए, अच्छी बात है, लेकिन इसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसमें कोई शक इन सभी मामलों लेकिन में अपोजिशन का अच्छा रोल रहता है। आपने सर थोड़ा सा सैलाब पे मुझे बोलने नहीं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सैलाब पे नालायकी सरकार की रही, जम्मू कश्मीर सरकार की। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार नदारद रही, कहीं पे भी ग्राउंड पे विजिबल नहीं रही, कोई मिनिस्टर इनका दिखा नहीं। आज भी गांव-गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी रेस्टोर नहीं हो रहा है, बिजली रेस्टोर नहीं हो रही है, सड़कें रेस्टोर नहीं हो रही। जो डायरेक्ट डोमेन आता है स्टेट गवर्नमेंट का, और वो बाहर माइक पे आके अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, हमारा रोल निभा रहे हैं। बदकिस्मती है, मतलब जो रोल उनको करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। अब वो ढकोसलेबाजी हो नहीं पाती है जम्मू इधर कश्मीर में। अब हालात खराब हैं जी। अब हम सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस लाएंगे जी। अब वहाँ पे गोलियां चला के डर का माहौल पैदा करके वोट लेंगे। बीजेपी समझती है कि यूटी एक बहाना हो सकता है किस चीज़ के लिए? ओवरऑल जो अभी जैसे सीएम बोल रहे हैं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास होम नहीं है, सड़कें जो हैं, हाईवेज जो हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट झूठ, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, एक शब्द झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं जनता को। फरेबी व्यक्ति है और सिर्फ एक अपने दादा की उस कमाई को ये 2 पीढ़ियाँ खा रहे हैं, शायद अगली पीढ़ी तक भी। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की जनता की। 4थी पीढ़ी ग्राउंड पे आ रही है सिर्फ झूठ बोल बोल के, और हम बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। क्या इस जम्मू कश्मीर में एक परिवार के अलावा और कोई नहीं है? इस पूरे कश्मीर में कोई दूसरा व्यक्ति अहल है ही नहीं। सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब है, सिर्फ उसके बेटे हैं, सिर्फ उसका वालिद है। धोखा, झूठ इस जनता के साथ किया हुआ है। दुख हमें इस बात का होता है कि दूसरा व्यक्ति नहीं, परिवारवाद मेरे परिवार का बनेगा। और इतनी दादागिरी, अब अभी वो बेटे मतलब सड़क पे अच्छा चल भी नहीं पाते, लॉन्च कर दिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं, वही बनेंगे। आप सिर्फ माइक थमाएंगे और मैं आपकी बात, लेकिन वो तो मुफ्तीज भी कर रहे हैं ना। वो दोनों परिवार परिवारवाद के खिलाफ है। मुफ्तीज भी वही है, एक ही घराट के वो घराटी हैं दोनों। अच्छा ये बताइए, कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है लेकिन अड़चने हैं। जो 22 अप्रैल के बाद सानिया हुआ, सारी पार्क्स, सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद पड़े हैं। शायद अब हमें ये कहना पड़ेगा कि यहाँ हम प्रमोट नहीं कर सकते टूरिज्म को। देखिए, एक बात तो सच है, जो 22 अप्रैल को 22 रन में हादसा हुआ है, टूरिज़्म को तो फ़र्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसे हमें समझना चाहिए, एक कंट्री के साथ जंग चल रही है, एक मुल्क के साथ हमारी जंग चल रही है, प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जिसमें उन्होंने 22 अप्रैल के हादसे के बाद हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक झटका दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो लगी हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को खुद एक टूरिस्ट मानता हूँ। उसको यहाँ के टूरिज़्म से गरज नहीं है, उसको वेस्ट बंगाल, उसको अहमदाबाद, उसको कोचीन, उसको चेन्नई और अब पेरिस के टूरिज़्म को प्रमोट करना। यहाँ नहीं, यहाँ उसको ज़्यादा दिल नहीं लगता है। यहाँ वो गुलमर्ग में स्कीइंग करने जाएंगे जब बर्फ़ पड़ेगी, साइकिलिंग करने पहलगाम जाएंगे और कॉफ़ी पीने खान मार्केट जाएंगे। उसको यहाँ के किसने बोला उमर अब्दुल्ला साहब को फ़िक्र है टूरिज़्म की? किसने बोला? झूठ कर रहे हैं वो। मैंने बोल रहा हूँ मैं, वो झूठे एक नंबर के हैं। कहीं पे वो तो बीजेपी तो कर सकती है, अपोजिशन तो कर सकती है प्रमोट। अपोजिशन आप साइन करेगी, कागज़ चलाएगी, अफसर बुला के मीटिंग करेगी, कैसे करेगी? मुझे दीजिए आप इख्तियार, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, बताइए। लेकिन मैं सिर्फ चिल्ला सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। आप अपोजिशन के सर नहीं डालो ना, अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं होता है। अपोजिशन की सिर्फ ज़बान है, वो बोलनी है। आखिर पर ये बताइए, सुनील शर्मा जी श्रीनगर से किश्तवाड़ जा रहे हैं। नहीं, किश्तवाड़ नहीं जा रहा हूँ मैं, वाड़वन जा रहा हूँ। वाड़वन जा रहे हैं, यहाँ डग इधर लारनू से ऊपर मरगन। हालात का जायजा? वहाँ एक गांव में फ्लड आया है, मरगी गांव में, उस गांव में जा रहा हूँ। ओवरऑल आप इस दुख की घड़ी में, स्पेशली जो फ्रूट ग्रोवर्स को लॉस हुआ, उस पर तो आपने बात नहीं की। फ्रूट ग्रोवर्स को जो लॉस हुआ, क्या अपोजिशन फ्रूट ग्रोवर्स को कंपनसेट या उनको आगे जाके? मिनिस्टर की नालायकी से फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हुआ है। मुझे बताइए कितनी कोशिश की उन्होंने? उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था? रेलवे मिनिस्टर से वो टाइमली रेल लेते, कार्गो लेते, नहीं देते, हमें साथ ले जाते, हम चलते लोगों के लिए। क्यों नहीं चलेंगे? मैं उनके साथ भी पीछे चलने को तैयार था अगर फ्रूट ग्रोवर्स की बात। इतने सालों से हाईवे भी तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? हाईवे तो बहुत जगह पे अभी बस्तियां गिरानी। गलत
अब कुदरत से आप लड़ोगे क्या? भाई पस्सी आई तो उसको क्या करोगे? हाईवे ठीक है, अब यहाँ पे हम ठीक है ना, यहाँ पे बादल फट जाएगा तो आप बोलोगे ये ठीक नहीं है, ये जगह ऐसी नहीं है। सड़क बिल्कुल अच्छी थी, नीट एंड क्लीन थी। अब बारिश ने तबाह की, आप बोलोगे कुदरत से भी आप वो बड़े हो तो फिर नहीं हो पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और इनका ये कहना कि ओवरऑल जो अपोजिशन का रोल है कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि किस तरह से लोगों के मसले मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए जो है वो उसमें सूरत लानी पड़ेगी, तेज़ी लानी पड़ेगी। और इनसे बात की हमने मुख्तलिफ सियासी पहलुओं पे, और ने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उनका होना लाजमी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।